अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हमारे पास जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। किस हवाले से को है हमारे पास वो है जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी टिश्यूज़ में जमा होती है। हर सेल हमारे पास हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है ड्यूरिंग सेल्यूलर रिस्पायरेशन। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो टिश्यू से कलेक्ट होके कैसे लंग्स तक पहुंचती है और लंग्स के बाद वो कैसे बाहर जाती है, इसके बारे में हमारे पास आज का लेक्चर होने वाला। सारा बड़ा ही इजी सा लेक्चर है और लेक्चर का नाम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इन बॉडी। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से इसमें जितने भी हमारे पास जो मेन बातें थी वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। किस सेंस में कि पार्शियल प्रेशर को लेकर और बाकी जो से रिलेटेड जो फिनोमिना से वो हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन उन चीज़ों को डिस्कस कर चुके थे। तो ये लेक्चर जो है फिर उस हवाले से काफ़ी ईजी होने वाला है और बड़ा शॉर्ट सा लेक्चर होगा, क्योंकि हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 1 या 2 लेक्चर में ही ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 को कंप्लीट करें। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 का मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे टिश्यू से कलेक्ट होके जाएगी लंग्स तक और लंग्स के बाद वो फिर एक्सेल होती है, एक्सेलेशन का जो प्रोसेस होता है। तो याद रखना, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 के लिए जो हमारे बॉडी के अंदर मैकेनिज्म्स हैं वो 3 है। कितने हैं? यहाँ पे लिख देता हूं। कितने मैकेनिज्म्स हैं? 3 मैकेनिज्म्स है। पहले सबसे पहला जो होगा वो है एज प्लाज्मा, या इसको मैं लिख लेता हूं 1 2 3 करके। तो सबसे पहले क्या होगा हमारे पास? एज बाई कार्बोनेट आइंस, ठीक है, पहला मैकेनिज्म जिसके थ्रू CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होगी। दूसरा मैकेनिज्म होगा एज व्हाट? एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन भी बोलेंगे, ठीक है। दूसरा नाम इसका क्या है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ये दोनों इसके नाम हो सकते हैं, सो कंफ्यूज ना करना उसको। और तीसरा होगा हमारे पास एज डिसॉल्व इन प्लाज्मा। किसका प्लाज्मा? ब्लड का जो प्लाज्मा होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 भी ब्लड के थ्रू ही होता है। 100% हमारे पास जो गैसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं वो ब्लड के थ्रू ही होती हैं, लेकिन फिर उसमें कुछ प्लाज्मा के थ्रू होंगे, कुछ पार्ट उसका रेड ब्लड सेल्स, ये इस चीज तरह के जो चीजों पे होगा, लेकिन ओवरऑल सारा क्या है वो ब्लड के अंदर सीन सारा हो रहा होता है। तो अगर इसके हम परसेंटेज वाइज बात करते हैं, किस वाइज? परसेंटेज वाइज। तो जो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में हमारे पास अगर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होगी वो होगी सबसे ज्यादा, मतलब 70% हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है बॉडी की वो एज बाइकार्बोनेट आइंस इन ब्लड वो ट्रांसपोर्ट होती। उसके बाद दूसरा है हमारे पास कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो इसके थ्रू तकरीबन 23%, पास बुक्स में 20% लिखा जाता है, बाद में 23 लिखा जाता है, लेकिन यही रेंज है 20 to 23%। और उसी हवाले से जो डिसॉल्व इन प्लाज्मा होगी वो हमारे पास होगी 7% या 7 to 10% कह सकते हो। मैं इधर 23 लिख रहा हूं तो ये 7 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास 100% जो CO2 है वो इन 3 तरीकों से बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है, मतलब टिश्यूज से निकल के लंग्स तक पहुंचती है। कौन उसको पहुंचाता है? हमने कहा कि जो व्हीकल है, जो गाड़ी है, वो क्या है हमारे पास गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए? वो ब्लड है, तो ब्लड के थ्रू जाएगा। लेकिन ब्लड के अंदर 70% एज बाइकार्बोनेट जाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ये 23% जाता है और डिसॉल्व इन प्लाज्मा के फॉर्म में ये 7% जाता है। हम 1 बाय 1 इस चीजों को भी डिस्कस करने वाले, ठीक है। अभी तो सिर्फ थोड़ी सी स्टार्ट लेना था। अब ये क्योंकि ये तीनों जो हमारे पास मैकेनिज्म है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, अब बुक में हमारे पास ये जो मैकेनिज्म है बाइकार्बोनेट आइंस वाला, इसको बड़ा डिटेल में जो है ना बताया गया है। इसी तरह हमारे पास कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को भी ठीक ठाक बताया और प्लाज्मा वो भी ठीक ठाक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट भी हमारे पास बाइकार्बोनेट आइंस वाला जो है उसको समझना है, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है कि ये सारी चीजें हमारे पास कहाँ हो रही है? ये जितनी भी ट्रांसपोर्ट हो रही है वो हो रही है ब्लड के अंदर। किसके अंदर होती है? ब्लड के अंदर होती है। सो हम ब्लड से ही स्टार्ट लेंगे और कोशिश करेंगे कि तीनों मैकेनिज्म एक ही साथ शुरू करें, क्योंकि ये चीजें
साथ साथ हो रही होती है। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट है या जो हमारे पास CO2 की ट्रांसपोर्ट है, ये सारा कुछ जो है वो साथ साथ हो रहा होता है। ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, तो ये सारा काम जो है ना एक साथ हो रहा होता है। तो हम यहाँ पर भी इन तीनों मैकेनिज्म जो है ये भी साथ साथ होते हैं, तो हम तीनों को डिस्कस करते हैं एक ही साथ। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम कुछ चीजें कंसीडर कर लेते हैं। क्या चीजें कंसीडर करनी, हमने सिर्फ ब्लड कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है, ब्लड। अब हमें पता चल गया है कि हमारे पास टॉपिक ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 है, तो इसको भी मिटा देते। और मैं यहां पे ब्लड कैपिलरी को कंसीडर कर लेता हूं, मतलब आर्टरीज खून लेकर आ रही है, कैपिलरीज फैला रही है खून को, मतलब उसके अंदर जितने भी मवाद है वो कैपिलरीज के जरिए फिर बाहर निकलता है, और जो टिश्यू से लिया जाता है वो फिर वेन्स के जरिए वापस जाता है। ऐसा ही है। तो मैं एक कैपिलरी को कंसीडर कर रहा हूं, क्योंकि मेन चीज हमारे पास ब्लड कैपिलरीज का ही होता है। देखते हैं फिर एक कैपिलरी, बड़ी सी कैपिलरी हम कंसीडर कर लेते हैं यहां से। एक बहुत बड़ी सी कैपिलरी जो है वो मैं बना रहा हूं। इतनी मोटी कैपिलरी बहुत है हमारे लिए। ठीक है, ये खून की नाली है जिसके अंदर खून भाग रहा है। ठीक है, इसके अंदर सारा हमारे पास ब्लड पड़ा हुआ है। ये एक रग है, उसके अंदर हमारे पास ब्लड पड़ा हुआ है। अब हमें पता है कि इस ब्लड के अंदर क्या क्या है, हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, उससे हमारा यहाँ पे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमें पता है कि व्हाइट ब्लड सेल्स भी हैं, इसी के अंदर प्लेटलेट्स भी हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास, प्लेटलेट्स भी हैं, उससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको मैं बहुत बड़ी करके बनाऊंगा, वो क्या है बताओ जरा। क्या है हमारे पास, है रेड ब्लड सेल्स। इसको मैं यहाँ पे छोटा सा RBC लिख देता हूं, रेड ब्लड सेल्स। ये हमारे पास रेड ब्लड सेल्स ही मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक इंपॉर्टेंट हमारे पास स्ट्रक्चर है जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसको थोड़ा बड़ा बना दिया। और इनके अलावा ये तो मतलब इसकी सेल्स हो गए ना कि ब्लड के अंदर किस किस टाइप के सेल्स हो सकते हैं। बाकी इसके अंदर जो वाटर और जो सोल्यूशन और मुख्तलिफ आयंस हैं उनको सबको मिला के क्या कहेंगे, प्लाज्मा। तो ये बाकी जितना भी है वो क्या है हमारे पास, प्लाज्मा है। सारा क्या है हमारे पास, प्लाज्मा। ठीक हो गया। तो अब बिलफर्ज ये जो हमारे पास ये रग है, ये जो कैपिलरी है, ये कैपिलरी टिश्यूज के गिर लिपटी हुए कोई टिश्यू है, कोई मसल की टिश्यू है, कोई मसल्स के सेल्स हैं, तो उनको मैं यहां पे कंसीडर कर लेता हूं। ये हमारे पास बड़े प्यारे प्यारे से अजीब अजीब से सेल्स हैं। इन सेल्स को मैं थोड़ा डिफाइन कर लेता हूं ऐसे। ये एक टिश्यू है और ये टिश्यू क्या काम कर रहा है। अब ये टिश्यू क्या है, ये टिश्यू है, टिश्यू के अंदर सेल्स हैं और सेल्स के अंदर क्या होती है, सेल्यूलर रिस्पायरेशन। ऑक्सीजन किसको चाहिए, इसी टिश्यूज को चाहिए। वो वेस्ट के तौर पर क्या बाहर निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, तो वो भी इधर ही टिश्यू है। अब ये रग है, ये चीजें ट्रांसपोर्ट करके आती है, ये इनका स्टाफ है। यहाँ पे जो चीज जरूरी होगी वो यहाँ से उतरेगी और जो चीज जरूरी नहीं होगी उनके लिए वो फालतू होगी, वो यहाँ पे लोड होगी तो उसको ले जाया जाएगा। ठीक है, कहां लेकर जाते हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे पास हो गए सिंपल टिश्यूज। क्या हो गया हमारे पास, सिंपल टिश्यूज। अब ये टिश्यूज क्या करते हैं, ये टिश्यूज हमारे पास रिलीज करते हैं CO2। क्या रिलीज करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज में हम नहीं रख सकते, इसको हमने वापस जिस्म से बाहर निकालना है। तो ये बहुत सारे टिश्यूज हैं, बहुत सारे सेल्स हैं, हर सेल बहुत सारे CO2 जो है वो निकाल रहे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जब CO2 बहुत ज्यादा निकलेगा तो उससे क्या होगा, हमारे पास इस रीजन में, ये जो टिश्यू वाला रीजन है, इस रीजन के लिए क्या है कि बहुत सारा CO2 जो है वो निकल रहा है। तो उससे होगा क्या कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ CO2 जो है वो ज्यादा है, तो पार्शियल प्रेशर भी इस इलाके में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर का पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकल रहा है तो इट्स मीन के इन टिश्यूज में ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम हो रहा है। ठीक है, अब होता क्या है, बिलफर्ज यहाँ पे पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो हम कहते हैं कि CO2 जो है वो हमारे पास 3 तरीकों से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ये CO2 क्या है, 3 तरीकों से ट्रांसपोर्ट हो सकता है।
कार्बोक्सी बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में, इसको मैं BC लिख देता हूं, बाइकार्बोनेट आयंस। उसके बाद ये क्या है, दूसरा कौन से तरीके से हो सकता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में हो सकता है और प्लाज्मा के फॉर्म में हो सकता है। ये तीन अभी हमने डिस्कस कर लिए। और ये कितना है, अब सबसे ज्यादा सबसे पहले होता क्या, अब हमें पता है कि जहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, और जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो तो फिर ये पानी में या जो ब्लड में सोलुबल होता है बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में, लेकिन जितना पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा उतना ही हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो थोड़ा बहुत सोलुबल हो जाता है। अब आम हालात में अगर पार्शियल प्रेशर कम है कार्बन डाइऑक्साइड का तो वो वाटर में या हमारे ब्लड में सोलुबल नहीं होता या बहुत कम सोलुबल होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, बहुत ज्यादा पार्शियल प्रेशर होने की वजह से जो कुछ CO2 है, क्या है, जो कुछ CO2 है वो यहां डिफ्यूज कर जाएगा ब्लड के अंदर। किसके अंदर, ब्लड के अंदर डिफ्यूज कर जाएगा। उसके रीजन क्या है, रीजन क्या है कि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, यहाँ पे ये जो ब्लड है, जो बड़ा नया नई नवेली जो हमारे पास है चीजें आ रही हैं, जो ऑक्सीजन आ रहा है, ब्लड आ रहा है, बिल्कुल ताजा ब्लड है, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ना होने के बराबर है। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, यहाँ पे ज्यादा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, अंदर डिफ्यूज कर जाएगा। डिफ्यूजन के बाद क्योंकि शुरू में अभी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है तो थोड़ा बहुत जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लाज्मा के अंदर ही सॉल्युबल हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो हम कहते हैं कि इस प्लाज्मा के अंदर कितने परसेंट, 7%। जो 7% कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो सिंपली डिसॉल्व हो गया प्लाज्मा के अंदर, मतलब ये जो इन चीजों के अलावा जगह इसमें डिसॉल्व हो गया। 7% तो यहां पे गया। अब आते हैं पहले वाले पे, एज अ बाइकार्बोनेट आयंस। क्या, एज अ बाइकार्बोनेट आयंस। अब बाइकार्बोनेट आयंस के लिए सिंपली क्या है कि यहां पे जो CO2 है वो बिलफर्ज डिफ्यूज कर गया, यहां पे कहां पे आ गया, हमारे पास CO2 आ गया, RBC के करीब आ गया, RBC के मेम्ब्रेन के करीब आ गया। तो जैसे ये करीब आता है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो CO2 RBC के अंदर डिफ्यूज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, मैं यहां से लिख लेता हूं, CO2 अब आ गया है रेड ब्लड सेल के अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर आ गया। रेड ब्लड सेल के अंदर आने के बाद, क्योंकि रेड ब्लड सेल के अंदर पानी होता है, सो पानी के साथ ये करेगा रिएक्शन, पानी के साथ ये क्या करेगा, रिएक्शन। सो CO2 प्लस H2O रिएक्ट करेंगे एक एंजाइम की मौजूदगी में। इसको मैं यहां पे भी बना रहा हूं ताकि सही से समझ आए। CO2 ये काम हो किधर रहा है, रेड ब्लड सेल के अंदर हो रहा है। सो CO2 प्लस H2O जो रेड ब्लड सेल के अंदर पानी है उसके साथ ये रिएक्शन करेगा, लेकिन ये फ्री में रिएक्शन नहीं करेगा। इसको रिएक्शन करने के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है, और उस एंजाइम का नाम क्या है, कार्बोनिक, क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। एंजाइम का नाम क्या है हमारे पास, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम क्या करता है, वो CO2 और H2O को आपस में मिला लेता है और बना लेता है H2CO3। क्या बना लेता है, H2CO3। तो मैं यहां पे क्या कर लेता हूं, H2CO3 बन गया, किसकी मौजूदगी में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मौजूदगी में। अब H2CO3 का नाम क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। ये जो कार्बोनिक एसिड है ये हाईली अनस्टेबल होता है, मतलब ये इस फॉर्म में स्टेबल नहीं रह सकता। तो इसको स्टेबल होने के लिए क्या करता है, ये खुद को डिसोसिएट करता है, खुद को अलग कर देता है, आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, इसकी आयनाइजेशन हो जाती है, जो टर्म्स तुम लोगों के जहन में आती है, ठीक है। तो इसकी हो जाती है, मैं कह देता हूं कि आयनाइजेशन हो जाती है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, ठीक है। तो H2CO3 डिसोसिएट कर जाएगा, आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सी आयंस में, एक हमारे पास है HCO3 नेगेटिव, ठीक है, और H पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोजन आयंस या प्रोटॉन और कार्बोनेट, ये क्या है, बाइकार्बोनेट। HCO3, CO3 कार्बोनेट होता है, जब उसके साथ हाइड्रोजन आ जाए तो बाइकार्बोनेट हो जाता है। तो HCO3 बन गया, इसको क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट। तो ये बाइकार्बोनेट इस तरीके से बन जाते हैं। H2CO3 किस में कन्वर्ट हो जाता है, HCO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में, ठीक है। ये पहला तरीका, जो 70% हमारे पास कैरी होगा वो इस तरीके से होगा।
पहले तो ये थे कि डिसॉल्व कैसे होता है, ये ब्लड के अंदर आता कैसे, तो उसको समझ रहे हैं। HCO3 बाइकार्बोनेट बन गए और साथ में प्रोटॉन या फिर हाइड्रोजन आयंस बन गए। ये काम हो गया, किसकी मौजूदगी में हो गया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है उसकी मौजूदगी में ये हो गया। अब ये जो बाइकार्बोनेट्स है, अब जरा सोचो, ये एक CO2 से एक HCO3 बना, दूसरे CO2 से दूसरा HCO3 बनेगा, तीसरे CO2 से तीसरा HCO3 बनेगा। तो इस तरीके से रेड ब्लड सेल के अंदर जो कार्बोनेट है वो ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं। क्या होना शुरू हो जाते हैं, ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट्स का एक ग्रेडियंट बन जाता है। ग्रेडियंट मतलब क्या है कि यहाँ पे HCO3 ज्यादा है, यहाँ पे HCO3 कम है, तो यहाँ पे फिर उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, वहां पे ग्रेडियंट बन जाएगा। तो इस रेड ब्लड सेल के अंदर यहाँ पे क्या है, बाइकार्बोनेट्स का ग्रेडियंट बन जाता है। और ग्रेडियंट बनने के बाद अब क्योंकि ज्यादातर HCO3 सेम है तो एक जगह रह नहीं सकते, तो ये कोशिश करेंगे कि हम बाहर निकले। क्या करें, बाहर निकले। तो इस ग्रेडियंट को क्रॉस करने के लिए ये जो HCO3 है यहाँ पे इस रेड ब्लड सेल के मेम्ब्रेन पे प्रॉपर चैनल्स होते हैं। क्या होते हैं, चैनल्स होते हैं, बड़े प्रॉपर से सुराख होते हैं जिनके अंदर प्रोटीन लगी होती है। तो ये HCO3 यहां से निकल के आ जाता है बाहर। कहां पे आ जाता है, प्लाज्मा के अंदर। कहां पे आ जाता है, प्लाज्मा के अंदर। रेड ब्लड सेल से बाइकार्बोनेट निकल के कहां पे आया, प्लाज्मा के अंदर आ गया। अब प्लाज्मा के अंदर मतलब अंदर आने के बाद अब होता क्या है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा थे नॉर्मल में, क्योंकि HCO3 नेगेटिव था। अब अगर उससे नेगेटिव चार्ज बाहर आ रहा है तो क्या होगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल हमारे पास निजाम है, जो बैलेंस है, वो बिगड़ जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उसको डिस्टर्ब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है कि बाहर ये जो प्लाज्मा है, ये रेड ब्लड सेल से बाहर निकलो। तो इस प्लाज्मा के अंदर हमने कहा कि कई सॉल्यूशंस, कई आयंस हो सकते हैं, कई चीजें, साल्ट्स हो सकते हैं। उन्हीं में से एक साल्ट है जिसको हम बोलते हैं नमक, NaCl। क्या बोलते हैं उसको, NaCl। तो ये NaCl डिसोसिएट करेगा, आयनाइज होगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। किसमें, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो इस चीज याद रखो कि इस प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे Na पॉजिटिव भी हैं, क्या है, Na पॉजिटिव भी है, Cl नेगेटिव भी है। तो इस इलेक्ट्रिकल बैलेंस को बैलेंस रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए, क्योंकि HCO3 नेगेटिव बाहर आया तो यहां से एक क्लोराइड आयन जो नेगेटिव है वो अंदर जाएगा। क्लोराइड आयन अंदर गया, तो एक नेगेटिव बाहर आया, एक नेगेटिव अंदर गया। कोई हमारे पास इलेक्ट्रिकल चार्ज में कोई डिस्टरबेंस प्रोड्यूस नहीं हुई। ये जो फिनोमिना है कि जिस फिनोमिना के थ्रू बाइकार्बोनेट रेड ब्लड सेल से बाहर प्लाज्मा में आता है, जबकि क्लोराइड आयन प्लाज्मा से रेड ब्लड सेल के अंदर जाते हैं, इस फिनोमिना का एक स्पेशल नाम है जिसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको, क्लोराइड शिफ्ट, या इसका एक और नाम है हैम-बर्जर्स फिनोमिना। हैम-बर्जर्स फिनोमिना, ठीक है, हैमबर्गर बोलो, जो भी बोलो, जिस तरीके से याद होता है। हैम-बर्जर्स फिनोमिना या क्लोराइड शिफ्ट, कि वो क्या कहता है, क्या हमारे पास है, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब बाइकार्बोनेट्स इन चैनल्स के थ्रू, इस ये जो रेड ब्लड सेल के अंदर जो चैनल्स हैं, प्रोटीन के चैनल्स हैं, इन चैनल्स के थ्रू जब बाइकार्बोनेट बाहर आता है, क्यों बाहर आता है, क्योंकि अंदर ग्रेडियंट बना हुआ है उसका, उसको एस्केप करने के लिए बाइकार्बोनेट्स बाहर आते हैं, जबकि उसको बैलेंस, इलेक्ट्रिकल चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयंस जो है वो अंदर जाते हैं। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हैम-बर्जर्स फिनोमिना या फिर क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड कहां से आ रहे थे, हमारे प्लाज्मा के अंदर सोडियम क्लोराइड था, वो हमारे पास आयनाइज हुआ, तो क्लोराइड आयन जो है वहां से बन गए। तो ये क्लोराइड आयन अंदर गए, HCO3 बाहर आया। ये जो चैनल्स हैं, ये जो दरवाजे हैं, ये जो रास्ते हैं, इन रास्तों का एक नाम है। क्या नाम है, इन रास्तों का नाम, इन चैनल्स का एक प्रॉपर नाम है, मैं यहां पे लिख देता हूं। इसका नाम होगा हमारे पास क्लोराइड, ठीक है, क्या, क्लोराइड बाइकार्बोनेट, क्लोराइड बाइकार्बोनेट चैनल्स। क्या है हमारे पास, क्लोराइड बाइकार्बोनेट चैनल्स। ये चैनल्स कहां होते हैं, रेड ब्लड सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन के ऊपर ये चैनल होते हैं। HCO3 उससे बाहर निकलता है प्लाज्मा में, जबकि क्लोराइड प्लाज्मा से किस में जाता है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर जाता है। तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट। जबकि इस दरवाजे का क्या नाम है, इस दरवाजे का नाम है क्लोराइड बाइकार्बोनेट चैनल्स,
ठीक है, ये तो काम हो गया। अब ये क्लोराइड जो है ये वहां पे खुद को स्टेबल करने के लिए इस रेड ब्लड सेल के अंदर होते हैं पोटाशियम आइंस। क्या होते हैं? पोटाशियम आइंस। तो वो उनके साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा पोटाशियम क्लोराइड। क्या बनाएगा? पोटाशियम क्लोराइड। तो ये तो यहां पे बैलेंस हो गया। इसको आगे हम बस मजीद डिस्कस नहीं करते, बस इतना बताना था कि क्लोराइड के साथ क्या होना है। लेकिन ये जो हमारे पास बाइकार्बोनेट अभी बाहर आया है, इसको मैं अभी मिटा देता हूं। दरवाजे का नाम मैंने बता दिया तो अब इसकी और जरूरत नहीं है। ये जो हमारे पास HCO3 है, ये HCO3 रिएक्ट करेगा हमारे पास किसके साथ? इस Na पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा। ये जो बाइकार्बोनेट है वो जो प्लाज्मा के अंदर सोडियम आयन बचा हुआ था, क्योंकि क्लोराइड तो उसका अंदर चला गया, उसने तो कर ली बेवफाई। तो ये जो बेचारा अकेला बचा हुआ था, ये अकेला अपनी तन्हाई दूर करने के लिए HCO3 के साथ क्या करेगा? HCO3 के साथ ये करेगा, बांड बनाएगा, इसके साथ मिलेगा, आयनिक बांड बनेगा और यहां पे एक साल्ट बनेगी जिसको हम क्या बोलेंगे? Na पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव जब आपस में मिलते हैं तो उनसे जो साल्ट बनती है उसको बोलते हैं NaHCO3 या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ये हमारे पास किस फॉर्म में चले जाएंगे? NaHCO3 की फॉर्म में, सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। तो ये भी बराबर हो गए, ये भी बराबर हो गए। 70% कार्बन डाइऑक्साइड यही काम करता है, अंदर आता है, डिफ्यूज करता है किसमें? ब्लड में। ब्लड में डिफ्यूज करने के बाद वो अंदर चला जाता है किसके? रेड ब्लड सेल के। रेड ब्लड सेल के अंदर जाने के बाद वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। उसकी वजह से एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल बनता है, इसको बोलते हैं अनस्टेबल कंपाउंड बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये यहां पे CO3 भी है, H2CO3, ठीक है। अब ये H2CO3 जो है ये आयोनाइज हो जाता है किसमें? प्रोटॉन्स में और बाइकार्बोनेट आयंस में। अब ये बाइकार्बोनेट आयंस क्योंकि ग्रेडियंट यहां पे बन रहा है तो ये फिर क्लोराइड बाइकार्बोनेट चैनल्स के थ्रू बाहर आता है, जबकि बाहर से, बाहर कहां जाता है? प्लाज्मा के अंदर जाता है, जबकि प्लाज्मा से जो क्लोराइड आयंस है वो अंदर चले जाते हैं। तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्जर्स फिनोमेना। जो क्लोराइड अंदर गए हैं वो पोटाशियम के साथ क्या बनाएंगे? आयनिक बांड बना के पोटाशियम क्लोराइड बना देंगे, जबकि जो सोडियम है वो बाहर आने वाले बाइकार्बोनेट के साथ मिल मिलाप करके सोडियम बाइकार्बोनेट बना देते हैं। और इस तरीके से ब्लड के अंदर ये तो चीज आ गई। 70% CO2 तो ऐसे आ गया, 7% हमारे पास प्लाज्मा के थ्रू शुरू में डिसॉल्व हो गया था क्योंकि उस वक्त पार्शियल प्रेशर ज्यादा था। जो बाकी है हमारे पास 23%, वो हम कहते हैं किस फॉर्म में है? ये क्या है? 23% है। कितना है हमारे पास? 23%। तो ये 23% कैसे आता है? ये भी हमारे पास